आज आम आदमी के बजट पर महंगाई की मार लगातार जारी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने अब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जो अस्थिरता आई है, उसका सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने आज एक बार फिर CNG के दामों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महज 2 हफ्ते में ये चौथी बार जब CNG के दाम लगातार बढ़ाए गए हैं। हालांकि महंगाई का ये सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर CNG वाहनों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बेहतर एवरेज यानी माइलेज देने के कारण लोग अभी भी CNG गाड़ियों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भोपाल जैसे शहरों में पिछले 3 सालों के भीतर CNG गाड़ियों की बिक्री में 50% का उछाल यहां देखने को मिला गया है। जहां हर रोज शोरूम की 10 से 15 गाड़ियां बिक रही है। सवाल यह है कि महंगाई का ये सेंचुरी वाला दौर अब थमेगा और आम आदमी को राहत कब मिलेगी। आम आदमी के बजट पर महंगाई की मार लगातार जारी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने अब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जो अस्थिरता आई है, उसका सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने आज एक बार फिर CNG के दामों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महज 2 हफ्तों में ये चौथी बार है जब CNG के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि महंगाई का ये सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर CNG वाहनों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बेहतर एवरेज यानी माइलेज देने के कारण लोग अभी भी CNG गाड़ियों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भोपाल जैसे शहरों में पिछले 3 सालों के भीतर CNG गाड़ियां बिक्री में वो 50% का उछाल दर्ज किया गया है। जहां हर रोज शोरूम में 10 से 15 गाड़ियां बिक रही है। सवाल ये है कि महंगाई का ये सेंचुरी वाला दौर कब थमेगा और आम आदमी को राहत कब मिलेगा। आम आदमी के बजट पर महंगाई की मार लगातार जारी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने अब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जो अस्थिरता आई है, उसका सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदय कपाड़िया जी, जो कि बिजनेसमैन भी है और साथ साथ में मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी है। सबसे पहले NB न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से उदय जी अगर बात की जाए, यहाँ पर आज एक और बुरी खबर आई है, CNG के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। लगातार अगर मैं बात करूं 10-12 दिनों में ये चौथी बार CNG के दाम यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पे। देखिए, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस भी लास्ट 10 दिनों में 4 बार बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं पे CNG का ट्रांसपोर्टेशन भी इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स एंड ऑल। तो शायद ये उसका भी एक रिपरकटिव इफेक्ट है कि भाई पेट्रोल डीजल की जो रेट्स बढ़ी तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ी होगी। इसको लेकर के CNG की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई है। ये भी एक ब्राइट पॉसिबिलिटी है जिसको लेकर के CNG के भी प्राइसेस बढ़े। जिस तरीके से यहाँ पर उदय जी अगर बात की जाए 2 रुपए महंगा हो जाना, यानी अगर मैं बात करूं कुल CNG अब 3 से 4 रुपए महंगा हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इतिहास की बात करूं, जहां पर सरकार लगातार ये कहती है कि हो सके तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को अवॉइड करिए और CNG पे स्विच करिए। लेकिन अगर बात की जाए अब CNG पर अगर जनता स्विच हो जाती है, लेकिन लगातार CNG के दाम बढ़ना, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर, खुद आप आर्थिक जो मुंबई है, जो बहुत बड़ा जिसको इकोनॉमिक स्टेट कहा जाता है, वहां रह रहे हैं, तो वहां का हालात अभी इस वक्त क्या है? क्या CNG लोग खरीदना चाहेंगे?
देखिए सीएनजी जिनके पास जैसे ऑटो रिक्शा होती है, कुछ एक जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रैवलिंग एजेंसीज होती है, उनके पास ज्यादा करके जो व्हीकल्स होते हैं वो सब मेजोरिटी सीएनजी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होने का बहुत ब्राइट चांसेस है। लेकिन एक बात थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता है कि मान लेते हैं कि 90% ऑफ द फ्यूल एंड क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट फ्रॉम जी। आउट स्टेट, मतलब हमारे भारत के बाहर से हम उसको इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सीएनजी की जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हमारे इंडिया में है, तो इसमें इतना 2 रुपया बढ़ाने की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ी? ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। और ये 2 रुपया पर किलो पे बढ़ जाना, ये मतलब ये बहुत बड़े मायने रखेगा और इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो और महंगा होगा। एक बाजू पे अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वापरिए और एक बाजू पर आपने सीएनजी महंगा कर दिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो पब्लिक को तो दोनों बाजू से मार है, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है। तो बट नेचुरली है कि बाकी के सब जो उसको अफेक्टेड जो चीजें वो महंगी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे सीएनजी बढ़ा दिया तो पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। तो मुझे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता दिख रहा है हमारे मिडिल क्लास और एक कॉमन आदमी के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर आपने बहुत सही बात की, आपने कहा कि मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर दिक्कतें आप देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हम बात की जाए, सबसे बड़ा मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ऑटो, ई रिक्शा या फिर जो भी सीएनजी गाड़ियों का यूज़ करते हैं या फिर उसके ज़रिए जो है अपना घर चलाते हैं, और आज जो है जिस तरीके से 2 रुपये बढ़ जाना लगातार, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आने वाले टाइम पर भी है जो है बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पर मिडिल क्लास के बजट की बात करूं तो आपको क्या लगता है कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर सालाना हिसाब से निकालेंगे तो? नहीं, देखिए मैं आपको एक जनरल एनालिसिस दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक मिडिल क्लास बंदा है, अगर यहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में जो प्राइस राइज हुई है 4 बार लास्ट 10 दिन में, और अभी सीएनजी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं पे हमारी महंगाई है जिसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन भी माइट राइज बाय अराउंड 15 to 20%, मतलब 15 से 20% महंगाई भी अफेक्ट करेगी, बढ़ेगी। तो ये 15 से 20% की जो महंगाई बढ़ेगी, तो सब्जी से लेके, अनाज से लेके, जनरल चीजों से लेके, एसेंशियल से लेके सारी की सारी चीजें इसमें महंगा होएगी। ये मतलब क्लियर दिख रहा है। तो आई थिंक ये सब चीज का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो अराउंड एनीवेयर बिटवीन 15 से 20% बाकी की सारी चीजें महंगी हो जाएगी, तो शायद मुझे इसके ऊपर सरप्राइज नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपने बोला है कि आपको मतलब आप सरप्राइज नहीं होंगे, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, अभी एक ही चर्चा है वो है महामंदी की। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना और एक तरफ से यहाँ पर मोदी जी के द्वारा ये अपील कर देना कि सोना मत खरीदो, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करो। अगर वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर किया जाए, अगर मान लीजिए अगर मैं मुंबई की ही कंडीशन बात करूँ, आपको पता होगा मुंबई में ओला रैपिडो उबर जो है, लोग इसका यूजेस जो है मेरे हिसाब से शायद कम करते होंगे, ज्यादा ऑटो वहां चलता है। सीएनजी गाड़ियों की अगर बात करूं, मुंबई में इस वक्त बताते हैं कि 70% जो है लोग वहां पर डिपेंड रहते हैं ऑटो पे। अगर वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा या फिर वहां की जनता मेट्रो पे स्विच हो जाती है तो ऑटो वालों का फिर घर कैसे चलेगा? सरकार को वो भी सोचने की ज्यादा जरूरत थी। देखिए बट एक्चुअली ये रोजगारी का भी सवाल होगा कि अगर हम कह देते कि भैया आप वर्क फ्रॉम होम करिए, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उबर, ओला, जो रैपिडो, जो कैब ड्राइवर्स है, ये अपने आप को कैसे ऑपरेट करेंगे? उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? क्योंकि उनको भी तो अपने सर्वाइवल का सवाल है। ये सुबह से शाम तक जब काम करते हैं तब दे अर्न समथिंग आउट ऑफ देयर एक्सपेंसेस, और उनका परिवार पे उस पर निर्भर है। तो मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है कि वर्क फ्रॉम होम करने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग भी अफेक्ट होंगे। ये जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको भी अफेक्ट करेगा। उनको तो छोड़िए, उनको तो करेगा ही करेगा, साथ में जो मेट्रो है, लोकल ट्रेन है, ये सारी चीजों में एक कमी आ जाएगी क्योंकि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारे लेवल पे हमें एक ड्रॉबैक, नीचे का एक ड्रॉ देखने को मिलेगा कि भाई हर एक चीज में गिरावट आई है और ज्यादा अफेक्ट हुआ, राइट? ऑटो रिक्शा है, कैब ड्राइवर है, ये सबको उसका ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा।
उदय जी, हमें एक कॉन्सेप्ट भी समझने की ज्यादा जरूरत होगी। सरकार ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि मिडल ईस्ट का तनाव चल रहा है, क्राइसिस भारत में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको भी लगता है उदय जी, अगर यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं तो मैं जिस तरीके से मेट्रो की बात कर दूं, मेट्रो के आज की डेट में जो है टिकट वो काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, और मेट्रो की स्थिति इस वक्त बताती है कि वहां पर जो है जनता जो है ये, या फिर मैं यूं कहूं जो ट्रैवलर्स होते हैं वो ये सोचकर नहीं जाते मेट्रो में, अगर वो मेट्रो में जाएंगे तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ये भी सोचने की ज्यादा जरूरत थी कि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो कहीं ना कहीं जनता को या फिर यात्रियों को कोई तो सुरक्षा यहाँ पर देनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, आपके पास जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड ही है जी। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आप करेंगे तो 2 मेट्रो की ट्रेनें बढ़ा सकती है क्या? मेट्रो का नया स्टेशन या मेट्रो की नई लाइन गवर्नमेंट खड़ी नहीं कर सकती है एट ए ग्लांस? तो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन है अभी, अगर एट प्रेजेंट ही अगर ये ऑटो रिक्शा और ये सब चालू होने के बावजूद भी अगर मेट्रो में गिरदी है, तो अगर इसके ऊपर से आप स्विच ओवर हो जाएंगे, महंगा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट सीधा मेट्रो पे और लोकल ट्रेन पे और बीएसटी की बसेस पे आएगा, तो वो सब भी इतनी हैवी लोडेड हो जाएगी, तो ये भी तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही मैडम। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, मैं जरा यहाँ पर महाराष्ट्र की ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो है काफी ज्यादा जो है बाहर के लोग वहां पर रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो है अगर किसी को फायदा होता है वो ऑटो चलाने से ही मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए, आप सीएनजी गाड़ी का ही मैं उदाहरण दे देती हूँ, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पर मैं उनको, क्या आप ये कहोगे कि सीएनजी गाड़ियां लेना चाहिए जिस हिसाब से पेट्रोल या डीजल या वो सब छोड़िए, सीएनजी के दामों बढ़ा देना? देखिए, अभी अगर आप परस्यू करेंगे कि भाई आप सीएनजी की गाड़ियां लीजिए, और अगर ये बात पे आप सीएनजी की भी प्राइसेस को हाइक कर देंगे, तो मतलब जो भी बायर है, जो भी कंज्यूमर है, उसके लिए वो भी चीज एक ही हो जाता है ना। आप पेट्रोल डीजल बाई कीजिए, पेट्रोल डीजल में भी प्राइसेस आप बढ़ा रहे, अभी यहाँ पे सीएनजी में भी प्राइसेस बढ़ा रहे, तो वो जो व्हीकल है उसके लिए तो बात वहीं पे आ जाती है जी। तो उसमें कहीं पे उनको गेनिंग पॉइंट रहता नहीं है। और सीएनजी में अगर ये 2-2 रुपया अगर बढ़ जाता है, 2 रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, 2 रुपया पर केजी पे अगर हम देखते हैं तो इट इज अ बिग अमाउंट। जिस तरीके से यहाँ पर आपने भी सुना होगा कि सरकार निरंतर एक बात और कह रही है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, हो सके तो स्विच कीजिए, लेकिन मौजूदा हालात खराब हो चुकी है कि मुझे लगता है कि अगर जनता या फिर भोले वाले जो ये हमारे जनता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी स्विच हो जाएंगे, ना जाने कितने पैसे खर्च कर पहले तो खरीदेंगे फिर स्विच होंगे, लेकिन सरकार के पास उसको चलाने के लिए भी तो पर्याप्त बिजली नहीं है, और बिजली अगर होगा तो कल के दिन कह देंगे कि बिजली की बहुत कमी है, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा कि अब ये हालात वहां पर क्या बन रखे हैं। देखिए, क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मैं अपने आप को स्विच ओवर करता हूँ, मैं व्हीकल लेता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जी। उसके चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से 200 किलोमीटर जाना चाहता हूँ तो 200 किलोमीटर के अंदर अमूमन एटलीस्ट 4 जगह पे हमको चार्जिंग पॉइंट चाहिए, हर 30, 40, 50 किलोमीटर पे एक चार्जिंग पॉइंट होगा कि जहाँ पे आप कंफर्टेबली आप अपनी गाड़ी को रिचार्ज कीजिए। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाने के लिए जो लिथियम बैटरीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या वो और उसके जो पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, क्या वो इजीली अवेलेबल है? क्या इंडिया ये स्टेज पे है कि हमारे अगर जो व्हीकल, अगर मान लीजिए यहाँ पे अमूमन समझिए महाराष्ट्र में 20 लाख व्हीकल चलते हैं, अगर 20 लाख के 20 लाख में से 10 लाख व्हीकल को आपको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो वो 10 लाख व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए लिथियम बैटरी, उसके पार्ट्स, क्या हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है? तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसकी तैयारी नहीं है तो हम कितना भी कह दें कि भाई हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एडॉप्ट कर ले, लेकिन ये वहीं पे डिफिकल्ट तो पड़ेगा मैम, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट से लेके लिथियम बैटरी, सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क होता है इंपोर्ट करना लिथियम बैटरी, जिसकी शॉर्टेज ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है, ये हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले उसको टैकल कैसे करेंगे आप, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है।
जिस तरीके से आपने यहाँ पर जो है मौजूदा स्थिति बताई है, अब अगर हम यहाँ पर सरकार से क्या सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरा इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकता है उदय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, जहां तक सॉल्यूशन का सवाल है, मैंने कल भी मेरे आपके साथ बातचीत में डिस्कशन में कहा था कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस आर वेरी हायर ऑन पेट्रोल एंड डीजल, दे नीड टू रिड्यूस। उनको जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 12 रुपीज पर लीटर। सो व्हाई डोंट यू रिड्यूस दैट रादर देन यू आर चार्जिंग पीपल्स। अब इतनी महंगाई बढ़ेगी, इतनी सब जगह पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, आप अपनी तरफ से उसी में आप कटौती कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उसमें कम कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज उसके अंदर 2 रुपया कम कीजिए, आपको बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरा बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, आप खुद फिगर पे जा सकती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है दैट इज अराउंड 12%, तो व्हाई डोंट यू रिड्यूस 1 रुपी फ्रॉम दैट। 1 रुपया आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से कम करने के लिए बोले, अपनी स्टेट में मेजोरिटी स्टेट्स में गवर्नमेंट अपनी बीजेपी की है, तो दे शुड हैव रिड्यूस बाय 1 रुपी। 1 रुपया अगर वो कम कर देते तो लेकिन मिडिल क्लास लोगों के ऊपर इसका बर्डन बहुत कम हो जाता है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर उदय जी आपने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पर जो है प्राइसेस को अलग तरीके से बढ़ाया जा सकता था, या फिर यूं कहूँ कि वो खुद से अलग से जो टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होते हैं किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल शराब हो गया, लिकर वगैरह, उस पर भी बढ़ा सकते थे ताकि सोचत कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके। लेकिन उदय जी आपने बहुत अच्छी बात की है। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।